हाँ तो कैसे हैं आप लोग? चलो अभी हम लोग जो है बायोलॉजी को रिवाइज करेंगे। बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम बहुत लोग का डिमांड था कि बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम रिवीजन कराया जाए। तो रिवीजन होगा अभी, ठीक है। और पूरा जो चैप्टर है 16 चैप्टर जो है उसको रिवाइज कराया जाएगा। तो देखो 16 चैप्टर है। देखो हम फिर से बोल रहे हैं कि हम लोग जो है केवल बोर्ड के व्यू से रिवाइज करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इसके बाद एक सीरीज और लाएंगे पूरा रिवीजन का, इसमें कि पूरा एनसीईआरटी जो है करवा देंगे रिवीजन। नहीं, फिलहाल उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अगर एवरेज लोग को देखा जाए तो अधिकांश लोग जो है अभी बोर्ड को लेकर ज्यादा चिंतित है। और जो उस तरह का क्वेश्चन थे जो अब हमको करवाना होगा रिवीजन किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, नीट वगैरह के लिए, तो उसमें हम लोग एनसीईआरटी से रिवाइज किया जाएगा, है ना। एनसीईआरटी के एक टॉपिक जो है समझना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर बोर्ड की भी देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन है उसको हम ध्यान से देखेंगे। और मेन जो फोकस होगा हम लोग का वो होगा बोर्ड की तरफ, ठीक है, कि बोर्ड में किस तरह का सवाल आता है और वो सब। पहले ये क्लियर कर दो, आवाज सबको जा रहा है? आवाज जा रहा है सबको? चलो। तो अभी हम लोग वही कुछ जो है इम्पोर्टेंट, मतलब हर एक चैप्टर में जो क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है या आया हुआ है वो क्वेश्चन जो है देखने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मतलब तुम्हें एग्जाम जब खत्म हो जाता है तो एक सीरीज और लाएंगे। उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट जितना भी एनसीईआरटी में जितना भी टॉपिक है, जितना भी पॉइंट है, एक एक लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करवा देंगे, तो वो हो जाएगा नीट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। फिलहाल केवल बोर्ड के लिए। तो देखो आज हम देखेंगे दो चैप्टर। एक चैप्टर होगा इन्वायरमेंटल इशू और एक होगा इकोसिस्टम। कहीं ना कहीं चैप्टर जो पीछे रह जाता है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, चाहे रिप्रोडक्शन हो गया, ये तो सब लोग पढ़ लेता है शुरू शुरू में। लेकिन बाद में चल के ये जो जो चैप्टर है इकोलॉजी वाला या माइक्रोब्स वाला, वो सब जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर रह जाता है। उसीलिए सोचते हैं कि जो रिवीजन है वो पीछे से करवाते हैं, ताकि जो है जिसका वो पर्सन अगर ज्यादा कमजोर रह गया हो तो वो जो है सही हो जाए। रिवीजन पूरा होगा, 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर का रिवीजन होगा, ठीक है। 16 जो चैप्टर्स हैं पूरा का रिवीजन होगा। अभी हम लोग जो है आज करेंगे इन्वायरमेंटल इशू का और इकोसिस्टम का। सही है। हाँ, सब क्वेश्चन होगा, टेंशन नहीं लो। चलो। तो अभी जो है हम लोग इकोलॉजी जो पोर्शन है उसमें से इन्वायरमेंटल इशू और इकोसिस्टम का जो है रिवीजन किया जाएगा। देखो यहाँ से जो है क्वेश्चन तुमको पता है कि इकोलॉजी से क्वेश्चन अगर देखो, अगर देखा जाए तो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में नीट वगैरह में क्वेश्चन जो आता है वो सब पोर्शन से सेम आता है। लेकिन बोर्ड में आने पर क्या होता है कि बोर्ड में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर क्वेश्चन का नंबर ज्यादा होता है ना। खासकर ये सब जो चैप्टर है इसमें से जो इन्वायरमेंटल इशू और इकोसिस्टम है, ये इकोलॉजी का सबसे ज्यादा रेटेड चैप्टर है, जहाँ सबसे ज्यादा सवाल जो आता है वो इन्वायरमेंटल इशू से कहीं ना कहीं और इकोसिस्टम से आता है। तो इसको भी ध्यान से समझना जो है बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलो देखो, तो पहले देखते हैं इन्वायरमेंटल इशू, इसके बाद देखा जाएगा इकोसिस्टम। तो सबसे पहले बात होता है इसमें किस चीज का, पॉल्यूशन का। देखो पॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी तरह से अगर हमारा एयर, वाटर या सॉइल कंटामिनेटेड हो जाता है, मतलब उसमें जो है कुछ अशुद्धि आ जाता है, कुछ इम्प्योरिटी हो जाता है, जिससे कि वो ह्यूमन के यूज के लिए या एनिमल के यूज के लिए अनफिट हो जाता है, तो उस चेंज को क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। तो पूछेगा व्हाट इज पॉल्यूशन, तो क्या बोलोगे, पॉल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज इन एयर, वाटर और सॉइल विच मेक्स इट अनफिट फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन एंड प्लांट और ह्यूमन एंड एनिमल, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। तो जो अनडिजायरेबल चेंज है, देखो क्या लिखा हुआ है, अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ environment such as air, water, soil and land that has potential to adversely affect human life, the lives of the desirable species, natural resources, cultural assets and industrial process। तो जो पूरा जो ये अनवांटेड चेंज है जो कि आगे चल के जो है एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है, उसी को क्या कहा जाता है, पॉल्यूशन कहा जाता है। अब देखो जिसके कारण से पॉल्यूशन होता है, जो भी ऐसे एजेंट हैं जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें जो भी ऐसे जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पॉल्यूटेंट कहा जाता है। जो भी ऐसे एजेंट हैं जो पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसका पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है एयर, वाटर या सॉइल में, उनको पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये होता है दो टाइप का, एक होता है डिग्रेडेबल, इसी को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एक हो गया डिग्रेडेबल, ये इसी को क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। और एक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। देखो वैसा पोल्यूटेंट जिसको कि आसानी से डिग्रेड किया जा सकता है, आसानी से डिकम्पोज किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। और जो आसानी से डिग्रेड नहीं होता है, आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, नहीं टूट पाता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ठीक है। तो पोल्यूटेंट में से तो एक हो गया डिग्रेडेबल, जैसे कि देखो इसमें एग्जांपल में कौन आ गया, इसमें कंपोस्ट या बायोगैस भी बन जाता है, या फिर पेपर हो गया,
है ना, या पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट हो गया, ये सब हो गया डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। अब वहीं अगर बात की जाए नॉन बायोडिग्रेडेबल या नॉन डिग्रेडेबल, DABLE होगा, नॉन डिग्रेडेबल, तो इसमें कौन हो जाएगा, DDT हो गया, BHC हो गया, जो आसानी से डिग्रेड नहीं हो सकता है, उसको क्या बोल देंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल देंगे, ठीक है, DDT BHC ये सब। अब देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है व्हाट इज एयर पोल्यूशन, डिस्क्राइब इट्स फैक्टर एंड इफेक्ट, मतलब कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसके क्या क्या फैक्टर्स है, मतलब क्या इसके कॉज हैं और क्या जो है इसका इफेक्ट होता है। तो एयर पोल्यूशन क्या है, अगर किसी भी तरह से एयर में ऐसा कंटामिनेशन हो गया, किसी भी तरह से एयर में ऐसा अगर मिलावट हो गया किसी भी गैस, पॉइजनस गैस का, जिस कारण से वो ह्यूमन या एनिमल के लिए मतलब हार्मफुल हो जाएगा, तो उसको क्या बोल देंगे, एयर पोल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। इसका कॉज क्या क्या है, तो कॉज है वही जितना फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, या फिर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, या फिर बहुत हद तक जो जानवरों को पाला जाता है, कल्टीवेट उनको जो लाइव स्टॉक का जो हस्बेंड्री होता है, उससे बहुत ज्यादा जो है मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये सब जो कॉज है, इससे क्या होता है, इससे एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। स्टोन क्रशिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, जेम ग्रीडिंग हो गया ना, पीसना उनको, तो इससे जो है एयर पोल्यूशन होता है। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट इसका मतलब एयर पोल्यूशन में, जैसे मान लो एयर पोल्यूशन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाके हमारे अंदर जब जाता है, तो हमारे ब्लड से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, और जब ब्लड से रिएक्शन करता है, तो ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वही क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करवाता है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पहुंच जाएगा ब्लड में, तो ये हीमोग्लोबिन से क्या करेगा, जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन बॉडी में नहीं ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। इसके अलावा अगर CO2 ज्यादा होगा तो हेडेक प्रोड्यूस होगा, नोजिया, नोजिया क्या होता है, द फीलिंग ऑफ वोमिटिंग इज कॉल्ड नोजिया। SO2 प्रोड्यूस होगा, तो SO2 से क्या होता है, SO2 से जो है एसिड रेन होता है, तो उससे जो भी मेटल्स हैं लाइक आयरन और जिंक, उनका क्या होगा, कोरोजन होगा, मतलब वो धीरे धीरे ऊपर से क्या होंगे, क्षय होंगे। तो ये सब जो है इसका इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का, ठीक है। उसके अलावा स्मोक प्रोड्यूस होता है, वो प्लांट में नेक्रोसिस करता है, ग्लेजिंग करता है, एलर्जी और अस्थमा करता है ह्यूमन में। नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, प्लांट की जो पत्तियां हैं वो काली पड़ जाती हैं, उसको नेक्रोसिस कहा जाता है। या फिर ह्यूमन में क्या होता है, एलर्जी होता है, अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है, जो ट्रैकिया सिस्टम है वो उसमें स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। या फिर जो पैन है, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट, उससे जो है क्लोरोप्लास्ट चेंज हो जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अफेक्ट होता है। अब बात है हम कैसे रोक सकते हैं एयर पोल्यूशन को, तो कैसे रोक सकते हैं, ताकि फॉसिल फ्यूल का यूज कम करें। जहां पर जो है ज्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि इंडस्ट्री हो गया या फिर ऑटोमोबाइल्स हो गया, वहां पर कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाए या स्क्रबर लगाया जाए। कैटालिटिक कन्वर्टर या स्क्रबर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये सब क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को रोकने का काम करते हैं। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको एक बार याद कर लेना। एरोसोल आता है एग्जाम में कि एरोसोल क्या है, याद रखना कि एरोसोल क्या है, ग्रुप ऑफ केमिकल्स, इट इज कोलाइड ऑफ द फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट इन एयर और अनदर गैस। देखो किसी भी गैस में अगर सॉलिड या लिक्विड प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एरोसोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। एरोसोल मतलब क्या होता है, फिर से देख लो एक बार। किसी भी गैस में देखो एक तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर याद हो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को पता है कि तीन तरह के मिक्सचर होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो जो एरोसोल है, एरोसोल इज एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें कि सॉलिड या लिक्विड किसी गैस में प्रेजेंट होते हैं, उसी को एरोसोल कहते हैं। और ये जनरली कैसे बनता है, जैसे मान लो कि एयर है ना, एयर में अगर डस्ट हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, स्मोक, तो स्मोक क्या हो गया, एरोसोल हो गया। या एयर में मान लो कि अगर लिक्विड पार्टिकल आ गए है ना, तो उससे मिस्ट बन जाता है, फॉग, कोहरा होता है ना, सुबह में देखते हो कि कोहरा रहता है अभी फॉग, तो वो सब क्या हो गया, एरोसोल। तो ये क्या करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेक्स्ट हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। बायोलॉजी की क्लास आज से चल रहा है, ठीक है, रिवीजन क्लास, और आज से अब जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक चलेगा 16 चैप्टर। अभी आज करेंगे हम लोग 2 चैप्टर, इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम, और रोज ऐसे ही 1 चैप्टर या 2 चैप्टर से लेके और चला जाएगा। देखो नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो तुमको क्या करना है, हर एक टॉपिक को बस ध्यान से समझ लेना है, ये नहीं भी रटो तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ के अपने लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करना है। कभी भी रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं करना है, समझना है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। बायोलॉजी बहुत ही सिंपल है ना, 3-4 साल का क्वेश्चन कर लोगे ऑब्जेक्टिव, या जितना क्वेश्चन करवाए हैं हम कर लोगे उतना, और ये सब बस समझ जाओगे, क्वेश्चन बायोलॉजी में जनरली नहीं छूटता है। देखो नेक्स्ट समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखो हमको पता है कि अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है,
अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ ऐसे गैसेस हैं जो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं। पहले लोग ये समझते हैं ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, ग्रीन हाउस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन हाउस। देखो ग्रीन हाउस एक जनरल टर्म है। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं जिनके जिनके जिनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए एक ग्लास का या ऐसे कुछ प्लास्टिक का एक ऐसा कवर, एक ऐसा उनके लिए शेल्टर बनाया जाता है, इसमें कि हीट इंटर तो कर जाए लेकिन एग्जिट ना कर पाए। तो उससे क्या होगा कि उसमें जो है टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और वो जैसे टोमेटो वगैरह हो गया तो इनको ग्रो करने की टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो वो उनको मिल जाता है, ठीक है? तो अब वही जो जो पूरा सेटअप बनाया गया है उसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है? और हम लोग का अर्थ जो है ये भी एक तरह से ग्रीन हाउस का काम करता है। अभी बताएँ ग्रीन हाउस में क्या होता है कि टेम्परेचर मतलब हीट आ जाता है लेकिन जा नहीं पाता है, जो कि ट्रैप हो जाता है अंदर में। वैसे ही कुछ ऐसे गैस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो कि सनलाइट को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। जब वो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। मान लो अगर सनलाइट आया और आकर रिफ्लेक्ट हो गया, है ना? आया और चल गया, तो क्या उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। उससे मतलब क्या होगा, मान लो सनलाइट जब सन रहेगा दिन में, टेम्परेचर अच्छा रहेगा, रात में तो सन नहीं रहता है, रात में सन नहीं रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा, बहुत डाउन हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं हो, तो इसके लिए जो नेचर है उसमें कुछ गैस प्रेज़ेंट हैं। CO2 गैस है, CH4 गैस है, CFC गैस है और N2O गैस है। तो ये जो 4 गैस हैं, मेनली ये क्या करते हैं कि सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। एंड व्हेन दे ट्रैप सनलाइट, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ गेट्स इंक्रीजेस एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो वार्मिंग इफेक्ट है हमारे अर्थ का, एटमॉस्फेयर का, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये जो 4 गैस हैं इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ये आता है ऑब्जेक्टिव में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। तो कौन-कौन हो जाएगा, CO2, CH4, CFC और N2O, दीज़ आर ग्रीन हाउस गैस। इसमें से सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन होता है CO2 का 60%, फिर होता है इसका 20%, फिर होता है इसका CFC का होता है 14% और फिर होता है इसका 6%। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन होता है इसका। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? इट इज वार्मिंग इफेक्ट फाउंड इन ग्रीन हाउस बाय अलाउइंग सोलर रेडिएशन टू पास इन बट प्रिवेंट लॉन्ग वेव हीट रेडिएशन टू पास आउट ड्यू टू ग्लास पेन्स, वाटर वेपर्स एंड CO2। मतलब सनलाइट आ जाएगा लेकिन अंदर CO2, ग्लास का पेन है ना? और H2O होने के कारण वो निकल नहीं पाएगा, जिसके कारण से अंदर में वार्मिंग इफेक्ट हो जाएगा। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है? अब ऐसा ही जो प्रॉपर्टी है कहाँ होता है, हमारे अर्थ में भी होता है। अर्थ में देखो, अर्थ में ये फिनोमेनन नहीं होता ना, मान लो अर्थ में ये 4 गैस अगर नहीं होते, अगर अर्थ में ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, पता है कितना होता? -18 डिग्री सेल्सियस अर्थ का एवरेज टेम्परेचर। अभी जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस एंड दिस टेम्परेचर मेक्स अस इनेबल टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट। दिस टेम्परेचर 15 डिग्री एवरेज बोले हैं। अब मान लो कहीं बहुत ज़्यादा भी होता है, कहीं बहुत कम भी होता है, लेकिन एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 15 डिग्री है ड्यू टू दिस फेनोमेनन कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर ये फेनोमेनन नहीं होता तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना पहुँच जाता? -18। अब तुम्हें पता है कि इस टेम्परेचर पे लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। मतलब हाँ, कुछ लाइफ सर्वाइव तो कर ही सकता है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन जितना आज डाइवर्सिटी है उतना कभी भी क्रिएट नहीं हो पाता। इसलिए इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कहीं न कहीं इस अर्थ को रहने के लायक बनाता है, यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करके। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट आता है बात ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट आता है बात व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? नेक्स्ट आता है बात ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी हम बोलेंगे कुछ गैसेस ऐसे हैं, कौन-कौन गैस है? नाम याद है? बताओ तो। CO2 और कौन है CH4 और कौन है CFC और कौन है N2O। तो ये 4 गैस ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है? अब मान लो क्या हो कि ये गैस बहुत ज़्यादा हो जाए, मान लो CO2 बहुत ज़्यादा हो गया या CH4 बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये सब क्या करेंगे, अधिक से अधिक सनलाइट को लगेंगे ट्रैप करने। लगेंगे ट्रैप करने तो उससे क्या होगा, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? देखो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अभी हम बताए थे कितना होता है? अभी है 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मान लो अगर CO2 गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये सनलाइट को अधिक लगेगा ट्रैप करने।
जब सनलाइट को अधिक ट्रैप करेगा तो क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसा देखा गया है पिछले 1-2 डिकेड्स में जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है इट हैज़ बीन ग्रोन बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस, है ना? 0.6 डिग्री सेल्सियस से लगभग टेम्परेचर अर्थ का बढ़ चुका है। और ऐसा अनुमान है कि जिस तरह से पॉल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है, आने वाले 1-2 डिकेड्स में टेम्परेचर और इंक्रीज होगा और 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर और अर्थ का इंक्रीज हो सकता है। तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ जाएगा? इफ़ेक्ट इससे ये पड़ेगा कि वाटर जो अधिकांश इस अर्थ है वो आइस के फॉर्म में है और ग्लेशियर्स हिमालय है, अंटार्कटिका है, वहाँ पे जमा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो दैट आइस विल बिकम मेल्ट और वो जो मेल्ट होगा तो उससे क्या होगा, जो सी लेवल है, सी में जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ करेगा। जितने भी आइलैंड्स हैं सब डूब जाएँगे, सबमर्ज हो जाएँगे और जो कोस्टल सिटी हैं जैसे कि भारत में देखा जाए तो मुंबई है, विशाखापट्टनम है, कोचीन है ना? चेन्नई है, ये सब क्या हो जाएँगे, डूब जाएँगे। तो इसलिए जो है ग्लोबल वार्मिंग एक अलार्मिंग कंडीशन है, ये अच्छी बात नहीं है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट चलो ठीक है, अर्थ के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये अर्थ के लिए क्या है, हानिकारक है। अगर ये सब गैस बढ़ेंगे, तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पूछेगा व्हाट इज़ एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इसका एडवर्स इफ़ेक्ट ये होगा कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के कारण आइस जो जमा है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और जब आइस मेल्ट होना शुरू होगा तो उससे क्या होगा, जब आइस मेल्ट होगा तो जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा और वाटर लेवल इंक्रीज होने से जो भी कोस्टल सिटीज हैं वो डूब जाएंगे और जो आइलैंड्स हैं वो भी डूब जाएंगे। तो इसलिए ये एक अलार्मिंग कंडीशन है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। अब देखना है हम लोग को ओजोन लेयर के बारे में। अब देखना है ओजोन लेयर के बारे में। देखो ओज़ोन लेयर तुम्हें पता है आता है कि ओज़ोन लेयर बताओ किस में है? एक है एटमॉस्फेयर जहाँ हम लोग रह रहे हैं। एटमॉस्फेयर का हालाँकि 5 लेयर है, 2 मेजर लेयर हम बात कर रहे हैं। एक इसमें हम लोग रह रहे हैं, इसमें कि एयर है और ये सब चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोस्फियर। जो लोअर लेवल है इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। देखो डायग्राम जो है अभी थोड़ी है, डायग्राम जहाँ आएँगे बता देंगे वहाँ पे। डायग्राम आएगा सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, जब पढ़ा जाएगा रिप्रोडक्शन तो वहाँ पे आएगा। इसमें तो डायग्राम नहीं है। ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में हम लोग हैं और इसके ऊपर 15-50 किलोमीटर ऊपर एक लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, ओजोन गैस का, तुमको पता होगा अगर ओजोन गैस का फ़ॉर्मूला क्या होता है O3 ओजोन। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस का एक लेयर है जो सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, देखो सन से क्या आता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसमें से जो यूवीबी है, अल्ट्रावायलेट बी, वो क्या करता है, इसको ओज़ोन लेयर क्या करता है, रोकने का काम करता है। यूवीबी क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो जब रोकने का काम करता है, तो उससे क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो धरती पर आ नहीं पाता है। अगर धरती पर आएगा ना, तो उससे क्या होगा, कैंसर होगा, म्यूटेशन हो जाएगा स्किन सेल में, कैंसर होगा, कॉर्निया होगा, है ना? इसके अलावा जो है क्रॉप वगैरह पे बुरा असर पड़ेगा। तो ओज़ोन लेयर मतलब देखो पहली बात, ओज़ोन लेयर कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर की थिकनेस को किसमें मेजर करते हैं, तो याद रखना ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करते हैं किसमें, उसको मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट में। आता है ऑब्जेक्टिव में कि द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, तो कौन हो जाएगा, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि कुछ गैस ऐसे हैं जो कि जाकर ओजोन गैस पे, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है ना, O3, कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या करता है? सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनको रोकने का काम करता है। अब कुछ गैस ऐसे हैं जो जाकर ओज़ोन गैस को क्या करते हैं, उसको उसमें रिएक्शन करके ओज़ोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एक गैस है सीएफसी, सबसे जो मेजर गैस है वो सीएफसी है। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम होता है इसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जाता है ओज़ोन के पास और जाकर ओज़ोन से, जो ओज़ोन गैस है उसमें से सीएफसी का जो क्लोरीन है वो रिएक्शन कर लेता है और क्लोरीन रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, सीएलओ में, और किसमें कर देता है, O2 और जो ये O2 है वो बाहर निकल जाता है। तो
इससे होता क्या है कि ओज़ोन जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो धीरे-धीरे ऐसी यही रिएक्शन देखो, अब देखो इसमें जो सीएलओ बना है, वो सीएलओ फिर क्या करेगा, जाकर एक और ओज़ोन से रिएक्शन कर लेगा और कन्वर्ट कर देगा सीएल में, और इसको कन्वर्ट कर देगा 2O2 में। तो क्या हो गया, सीएल तो फिर से सीएल निकल के आ गया, लेकिन ओज़ोन तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या होगा, ओज़ोन में धीरे-धीरे डिप्लेशन होगा, ओज़ोन धीरे-धीरे ओज क्रिएट हो जाएगा। उसको बोलते हैं ओज़ोन डिप्लेशन। तो आता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हिच गैस इज़ रिस्पांसिबल फॉर ओज़ोन डिप्लेशन, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक और गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैस जो है क्या करते हैं, ये दोनों गैस जो है ओजोन डिप्लेशन करने का काम करते हैं। ठीक है? ठीक है? मीथेन, CO2 ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस हैं और ये सब ग्लोबल वार्मिंग कॉज़ करते हैं। ठीक है, देखो है ना, ClO3 रिएक्शन किया, ClO प्लस O2 बन गया, फिर ClO एक और O2 से रिएक्शन किया और Cl प्लस 2O2 बन गया। इस तरह से देखो, और ये CFC को रोकने के लिए, CFC जो ज़्यादा नहीं निकले, इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। कब किया गया था? 10 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, जो कि 27 जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, वो आपस में मिलकर इस बात पर सहमत हुए, एग्री हुए कि हम लोग अपने-अपने देश से सीएफसी को निकलने पर रोक लगाएँगे, ताकि सीएफसी कम निकले। सीएफसी कम निकलेगा तो फिर क्या होगा, फिर ओज़ोन में कोई डिप्लेशन नहीं होगा। तो याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था? सीएफसी के इमिशन को रोकने के लिए हुआ था। ओज़ोन डिप्लेशन ना हो, उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। ठीक है? मॉन्ट्रियल एक जगह है, कनाडा में है, जिसके लिए याद रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? एग्ज़ाम में आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू, तो क्या हो जाएगा? टू डिक्रीज़ द इमिशन ऑफ सीएफसी गैस। सही है? चलो नेक्स्ट बात आता है एसिड रेन। नेक्स्ट बात आता है एसिड रेन का। नेक्स्ट बात आता है एसिड रेन। देखो एसिड रेन जो है, एसिड रेन एसिड रेन क्या होता है? देखो एसिड रेन क्या होता है, कुछ ऐसे गैस हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, जैसे कि SO2 है और NO2। ये तो याद रख लेना कि SO2 और NO2, इनको दे आर कॉज ऑफ, SO2 एंड NO2 आर कॉज ऑफ एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 निकलता है, SO2 रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन से और बना देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड है वो H2O से रिएक्ट करके बना देता है H2SO4। क्या बनाता है ये? H2SO4 बनाता है। वैसे ही जो NO2 है, NO2 reacts with H2O and it forms HNO3। इट फॉर्म्स HNO3। और इस तरह से जब ये सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, एसिड मतलब कि वाटर के साथ नीचे गिरते हैं बारिश के साथ, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। देखो एसिड रेन क्या होता है ना, जनरली बारिश का जो पीएच का वैल्यू है, अगर वो 5 से कम होता है, हमको पता है कि पीएच 7.0 पर क्या होता है, न्यूट्रल। और जो नॉर्मल बारिश होता है ना, उसमें भी कुछ एसिडिटी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। 5.6 टू 6.5 उसका नॉर्मल पीएच होता है नॉर्मल बारिश का। लेकिन अगर एसिड रेन तब बोलते हैं, अगर रेनफॉल जो हो रहा है, उसका अगर पीएच इज़ लेस देन 5, अगर रेनफॉल का पीएच क्या है, 5 से कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन के लिए इंपोर्टेंट रिस्पांसिबल गैस कौन-कौन से हैं? तो SO2 है एंड NO2 है। SO2 एंड NO2 आर रिस्पांसिबल गैस फॉर एसिड रेन। ठीक है? अब देखो, तो अब इसमें पहली बात ये हो गया कि एसिड रेन क्यों होता है? बताएँ कि एसिड रेन होता है ड्यू टू SO2 गैस एंड NO2 गैस। एसिड रेन टर्म किसने दिया था? याद रखना, एसिड रेन टर्म वाज़ गिवन बाय रॉबर्ट ऑगस्ट। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ऑगस्ट। तो रॉबर्ट ऑगस्ट ने जो है एसिड रेन टर्म दिया था। ठीक है? एसिड रेन में क्या होता है, सर्टेन गैसेस लाइक SO2, NO2 combines with water to form sulfuric acid and nitric acid, and when it comes down with rainfall, it is called acid rain. The pH value of acid rain is generally less than 5। ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एसिड रेन से क्या होता है, एसिड रेन से जो है, जो भी ग्रोइंग प्लांट है ना? ग्रोइंग प्लांट होगा यहाँ पे, ग्रोइंग प्लांट, जो भी ग्रोइंग प्लांट है उसमें क्लोरोसिस मतलब होता है येलोइंग ऑफ लीफ, नेक्रोसिस मतलब होता है ब्लैक ब्लैकिश ऑफ लीफ। तो ये सब जो है कॉज करवाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी बताएं हम कि ओजोन के थिकनेस को मेजर करते हैं किसमें? डॉप्सन यूनिट में, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। नेक्स्ट टॉपिक आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी।
ठीक है, याद रहेगा। ओजोन गैस जो एसिड रेन है, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है SO2 NO2। एसिड रेन जो होता है वह उसको कब बोलते हैं? जब बारिश का पीएच वैल्यू 5 से कम होता है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक भोपाल गैस ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब देखा जाएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या होता है, तो बात है 3 दिसंबर 1984 को। देखो क्या हुआ था 3 दिसंबर 1984 में, ठीक है, रात में 12 बजे के आसपास में एक कंपनी है भोपाल में, उसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। क्या नाम था इस कंपनी का? इसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। तो जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें अचानक लीकेज हो गया, है ना। एक कंपनी था जो कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बनाने का काम करता है, और इस कंपनी में 3 दिसंबर 1984 में रात में अचानक लीकेज हो गया। इसमें से कुछ हार्मफुल गैस कौन कौन से हार्मफुल गैस जनरली यहाँ से निकला था? 2 गैस निकला था, नाम याद रखना। एक गैस का नाम था मेथाइल आइसोसाइनेट, शायद लिखा हुआ होगा, हाँ, मेथाइल आइसोसाइनेट होगा, CY आइसोसाइनेट एंड फॉस्जीन। नहीं लिखा हुआ है क्या? दिस गैस वाज methyl isocyanate एंड फॉस्जीन। फॉस्फीन नहीं, फॉस्जीन। तो 2 इंपोर्टेंट गैस, इसमें से 2 गैस इसका लीकेज हुआ था, उसका नाम याद रखना है, इंपोर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनेट और कौन है? फॉस्जीन। उसी को बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में। ये क्या है? ये एयर पॉल्यूशन। भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था? एयर पोल्यूशन हो गया था, है ना। उसे वहाँ पे एक कंपनी था भोपाल में, नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। उसमें अचानक होने वाले लीकेज के कारण वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारा जो है गैस, उसमें जो रखा हुआ था पॉइजनस गैस, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट और फॉस्जीन, ये गैस लीक कर गया, जिससे कि बहुत हजारों लोग सोए सोए मर गए। और आज भी वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि अफेक्टेड हैं। देखो ये एक हुआ था, एक और हुआ था जिसमें कि रेडियोएक्टिव अफेक्ट हुआ था। तो ये रेडियोएक्टिव पोल्यूशन नहीं है, इसमें रेडियोएक्टिविटी कुछ नहीं था। ये सिंपल क्या था? सिंपल एयर पोल्यूशन था, जिसमें कि एयर में ये 2 हानिकारक गैस के मिलने से लोगों पर बुरा असर पड़ा था। ठीक है, तो इसको याद रखना है, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, कौन सा गैस निकला था, और ये क्या है? तो ये एयर पोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट है CNG। CNG की फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। जिस तरह से पढ़े थे एयर पोल्यूशन, उस तरह से वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स और इफेक्ट याद रखना है। तो वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर वाटर में किसी भी तरह से क्या हो जाता है, वाटर में अगर कंटामिनेशन होता है, वाटर में अगर अनडिजायरेबल चेंज हो जाता है, जैसे कि ह्यूमन यूज के लिए अनफिट हो जाए, तो उसको क्या बोल देंगे? वाटर पोल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है? तो वाइल स्पिल्स, मतलब एक्सीडेंटल डिस्चार्ज हो गया पेट्रोलियम, वाइल टैंकर का ये सब पेट्रोलियम आता है ना, जहाज के थ्रू आता है, शिप के थ्रू, तो उसमें से पेट्रोलियम का लीकेज हो गया, ये सब, तो उससे हो सकता है वाटर पोल्यूशन। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, जो घरों से जो कचरा निकल रहा है, अगर वो जाके मिल जाता है नदी उदी में, घर से जो कचरा निकलता है उसको बोलते हैं म्युनिसिपल वेस्ट वाटर या सीवेज। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को ही क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। तो अगर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर या सीवेज जाकर मिल जाता है नदियों में या किसी भी वाटर बॉडी में, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, और उससे वाटर पोल्यूशन कॉज होता है, और उससे अगर 0.1% भी सीवेज जो है ना अगर वाटर में मिल जाता है, तो वाटर बिकम्स अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। ठीक है, तो याद रखना है। उसके अलावा हॉट वाटर निकलता है अगर इंडस्ट्री से जो हॉट वाटर निकलता है, उससे क्या होता है कि जो भी नदी में रहने वाले जलीय जीव हैं उन पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो ये सब जो है वाटर पोल्यूशन के कॉज है। अब बात है कि इसका इफेक्ट क्या है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इफेक्ट क्या है कि हाई अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ऑफ बर्ड। अब हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन, वो बात लिखा हुआ है। क्या होता है ना कि बर्ड के बॉडी में जब DDT बढ़ जाता है, तुमको याद होगा कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DDT? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथीन, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथीन। ठीक है, तो जब किसी भी तरह से अगर DDT बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है कि बर्ड के बॉडी में मेटाबॉलिज्म का बुरा असर पड़ता है। आगे पढ़ा जाएगा, बायोमैग्निफिकेशन टॉपिक आएगा ये। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ कॉपर इन वाटर में बी कॉज
ऑफ हाइपरटेंशन, सीजनल फीवर एंड कोमा, है ना। कॉपर अगर बढ़ता है तो फीवर कोमा हो सकता है। हॉट वेस्ट वाटर होगा तो उससे जो है बहुत सारा इंडस्ट्रियल जो अधिकांश ऑर्गेनिज्म है वो सेंसिटिव होते हैं हाई टेम्परेचर के और वो मारे जाते हैं। ठीक है। पेस्टिसाइड अगर होगा वाटर में तो उससे भी बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हम लोग को कभी भी वेस्ट जो है पॉन्ड में, रिवर में नहीं फेंकना चाहिए। देखिए सब सिंपल सा बात है, खुद से ही पढ़ सकते हैं इसमें। डेड बॉडी जाएगा तो डिकम्पोज होगा तो उससे भी जो है पॉइजन प्रोड्यूस होगा वाटर में। तो ये सब सिंपल सा बात है, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन पढ़ा जाए, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन पढ़ा जाए, यूट्रोफिकेशन। देखो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखो पढ़ लो, रीडिंग कर लो क्या लिखा हुआ है। Excessive growth of algae, plants and animals in water body due to the nutrient enrichment, particularly with nitrogen and phosphorus। यहाँ से जो टॉपिक है कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, पढ़ा जाए। चलो कुछ लोग हैं जो शायद ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, रिवीजन करना है। देखो इस पेपर में थ्योरेटिकल है, इसलिए तुम लोग कहते हो कि फास्ट क्यों चल जाते हैं क्लास में, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला बात है ही नहीं, थ्योरी है। ठीक है, हालांकि समझने वाला बात तो है, अब कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है जिसको समझना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब जिस तरह से इंटरेस्ट आता है जेनेटिक्स रिप्रोडक्शन तुम लोग को पढ़ने में, क्योंकि उसमें समझने वाला बात मिलता है। खैर ये भी सवाल यहाँ से भी आता है, इक्वल प्रोपोर्शन में आता है, ऐसा नहीं कि कम आता है। सवाल यहाँ से भी इक्वल प्रोपोर्शन में आता है। चलो देखते हैं यूट्रोफिकेशन क्या होता है। देखो यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह से अगर वाटर में फास्फोरस या कैल्शियम जो भी न्यूट्रिएंट है वो अगर बढ़ जाते हैं तो उससे उस घटना को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। मतलब कि वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाना। अगर वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। 5 मिनट और, तो उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर वाटर में लिया कि हम सब्जी के छिलका डाल दिए, फल के छिलका डाल दिए और डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब की मात्रा बढ़ जाएगा, इसको बोलेंगे यूट्रिफिकेशन। ठीक है, बात इससे होगा क्या, आगे देखा जाएगा क्या होगा। देखो इससे क्या होगा ना, वाटर में अगर न्यूट्रिएंट बढ़ेगा ना तो न्यूट्रिएंट के बढ़ने से क्या होगा, न्यूट्रिएंट के बढ़ने से जो है, न्यूट्रिएंट अगर बढ़ेगा तो न्यूट्रिएंट के बढ़ने से जो भी उसमें प्रोड्यूस होने वाले अलगी हैं उनके अमाउंट बढ़ जाएगा। और जब अलगी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन पे बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो उसको अलगल ब्लूम बोलेंगे। जब अलगी ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अलगल ब्लूम। नेक्स्ट टॉपिक साथ होगा इसमें अलगल ब्लूम। अब इसमें यूट्रिफिकेशन क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ अलगी प्लांट एंड एनिमल इन वाटर बॉडी ड्यू टू द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, है ना। वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाना, बढ़ जाना, पार्टिकुलरली किसका, नाइट्रोजन का और फास्फोरस का बढ़ जाना, क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन। देखो जनरली भी कोई अगर रिवर वगैरह है ना तो वो कुछ दिन के बाद जो है क्या हो जाता है, यूट्रोफिकेशन उसमें हो ही जाता है, मतलब वो ऑलरेडी खराब हो जाता है। लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण ह्यूमन उसमें अपना जाके एक्सट्रेटा डाल रहा है, अपना वेस्ट प्रोडक्ट डाल रहा है, सेवेज डाल रहा है, इससे जो यूट्रोफिकेशन का रेट है वो बहुत बढ़ जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड कल्चरल यूट्रोफिकेशन और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। सही है। तो अगर किसी भी तरह से वाटर में न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट हो जाता है, किस तरह से होगा, या तो इंडस्ट्री से वेस्ट आ जाए, या घर से जो सेवेज निकल रहा है वो चल जाए, या फिर जो सब्जी की छिलका, फल का छिलका जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं डेली लाइफ में वो लाके नदी में डाल दें, तो उससे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन अगर ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण बहुत फास्ट रेट से होता है तो उसको बोलते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, देखो अलगल ब्लूम। अभी बोल रहे हैं कि जब यूट्रोफिकेशन हो जाता है तो यूट्रोफिकेशन होने से जब यूट्रोफिकेशन हो जाता है तो यूट्रोफिकेशन होने से क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होने से अलगी ज्यादा मात्रा में लगता है ग्रो करने, दैट इज कॉल्ड अलगल ब्लूम। द एक्सेस ग्रोथ ऑफ प्लांट, एक सेकेंड, प्लांक्टोनिक
प्लांक्टोनिक अलगी दैट कॉजेज कलरेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड अलगल ब्लूम। देखे होगे कि बहुत बार जो है, क्योंकि नदी है या नदी में तो नहीं होता, तालाब वगैरह में होता है, पॉन्ड में देखे होगे पूरा पूरा वो पूरा ग्रीन हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलगी बहुत तेजी से ग्रो करता है, और अलगी तेजी से ग्रो करके उस पूरा का पूरा कलर को क्या कर देता है? ग्रीन कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं? अलगल ब्लूम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस वाटर में न्यूट्रिएंट ज्यादा हो गए हैं। न्यूट्रिएंट ज्यादा होने से क्या हुआ? उसमें ज्यादा मतलब लगे अलगी ग्रो करने, उसको अलगल ब्लूम कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया बायो मैग्निफिकेशन। समझो क्या होता है बायो मैग्निफिकेशन। ऐसे मान लो कि हम लोग अपने खेत में यूज करते हैं, डीडीटी यूज करते हैं, बीएचसी यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। जो भी इंसेक्टिसाइड को यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड का असर क्या होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि मान लो कि एक तो इफेक्ट हुआ ही कि वो फिर प्लांट में जाएगा, प्लांट हम लोग की बॉडी में आएगा, हम लोग खाएंगे मतलब प्लांट को, तो हम लोग की बॉडी में भी इंसेक्टिसाइड आ जाएगा। लेकिन मान लो कि नहीं आया, मान लो आ ही रहा है, उसके अलावा वो कहाँ पर है? वो सॉइल में है। अब मान लो कि बाढ़ आया, फ्लड आया। अब फ्लड क्या करेगा कि मिट्टी का जो ऊपरी परत है उसको ले गया कहाँ पे? नदी में ले गया। अब जब उसको नदी में ले गया तो नदी में क्या होगा कि जो स्मॉल प्लांट्स है, नदी में जो स्मॉल प्लांट को प्लांक्टन कहा जाता है, फाइटोप्लांक्टन। जो फाइटोप्लांक्टन है वो क्या करेंगे? उस वाटर को यूज करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो जो डीडीटी था, बीएचसी था, वो कहाँ चल गया? वो चल गया फाइटोप्लांक्टन में। कहाँ चल गया? फाइटोप्लांक फाइटोप्लांक्टन से वो कहाँ चल जाएगा? फाइटोप्लांक्टन से चल जाएगा वो जू प्लांक्टन में। जू प्लांक्टन जू प्लांक्टन से वो किसमें चल जाएगा? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश स्मॉल फिश को कौन खा जाएगा? लार्ज फिश। यहाँ से चल गया लार्ज फिश। और लार्ज फिश को कौन खा जाएगा? लार्ज फिश को खाएगा बर्ड। यहाँ से आ गया बर्ड में। अब देखो, जैसे मान लो खेत में डाले थे हम, एग्रीकल्चर फील्ड जो था खेत, उसमें हम डाले थे डीडीटी बीएचसी। अब वो क्या हुआ कि ऐसे होते 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 फाइनली कहाँ पहुंच गया? बर्ड में पहुंच गया। ठीक है, खेत में डाले थे, खेत से कहाँ गया था? नदी में गया था, वहां से फाइटोप्लांक्टन जू प्लांटन होते होते बर्ड तक आ गया। तो अब इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। जो भी एनिमल्स का जो चैन है, इसमें हर एक पिछला एनिमल आगे वाला का फूड बनता है, इसको फूड चेन बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे लोग इकोसिस्टम में। तो ये जो इस तरह से चैन बना, उसमें हर एक एनिमल का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फाइव ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल होता है। अब जैसे जितना डीडीटी का अमाउंट, जितना टॉक्सिक का अमाउंट फाइटोप्लांक्टन में था, उसकी तुलना में क्या होगा? जू प्लांटन बढ़ जाएगा, क्योंकि अधिक से अधिक फाइटोप्लांक्टन को जू प्लांटन यूज किया। जितना जू प्लांटन में था उससे ज्यादा बढ़ जाएगा स्मॉल फिश में। जितना स्मॉल फिश में था उससे ज्यादा बढ़ जाएगा लार्ज फिश में, क्योंकि लार्ज फिश बहुत सारी छोटी मछली को खाएगी। और इससे बढ़ जाएगा बर्ड में। क्या? डीडीटी। डीडीटी बढ़ने से क्या होता है कि जो बर्ड है उनका जो एक उनके बॉडी में कैल्शियम का जो डिस्टरबेंस हो जाता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का डिस्टरबेंस हो जाता है। इससे क्या होता है कि उनका जो सेल है एग का, वो कमजोर हो जाता है, और इससे उनका एग जो है डेवलप नहीं हो पाता है, और ये जनसंख्या जो पॉपुलेशन जो है वो इसी कारण से लगातार क्या हो रही है? घट रही है। तो इसी घटना को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि फूड चैन के ट्रॉपिक लेवल पे टॉक्सिक का अमाउंट का बढ़ना, द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टॉक्सिकेंट एट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चैन। फूड चैन के ट्रॉपिक लेवल पे टॉक्सिकेंट का अमाउंट का बढ़ना क्या कहलाता है? बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। जनरली किसका होता है? डीडीटी का होता है। किसका होता है? जनरली डी डी टी का होता है। और इसका असर किस पे पड़ता है? बर्ड पे पड़ता है। बर्ड का एग का जो सेल है वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ठीक है, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, क्लियर है? ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ में आया? बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, अलगल ब्लूम क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। देखो तुमको बस क्या करना है, बस तुमको टॉपिक को समझना है। ठीक है, टॉपिक तुमको बस समझना है। एक बार टॉपिक समझ लोगे तो उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं रटना है, तुमको बस क्या करना है? उसको समझने का ट्राई करना है, और समझ के अपने लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये भी आता है मेनली शॉर्ट क्वेश्चन में, ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है शॉर्ट का आने के लिए।
तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जो खेती होता है ना, एग्रीकल्चर जो होता है वो 3 तरह से होता है। एक तो होता है जिसमें हम लोग जो है केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, है ना? दूसरा होता है कि केमिकल मतलब वही यूरिया, डीडीटी, बीएससी इस तरह से। दूसरा होता है कि हम लोग उसमें क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बीटी कॉटन ये सब बना देते हैं। और थर्ड होता है कि बिना किसी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज़ किए बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, है ना? मतलब जो नेचुरल तरीका है उसका यूज़ करके जब खेती किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र, मैन्यूर पेस्टिसाइड of organic origin, biological control and resistance varieties integrated organism farming is a cyclic zero waste procedure of farming, है ना? मतलब इसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन बात यही होता है कि जो उसमें इसमें ज़ीरो वेस्ट होता है, जो इसमें वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग फिर से यूज़ कर लेते हैं। देखो, जहाँ भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है ना, वहाँ बहुत सारा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल होता है। मतलब मान लो बी कीपिंग भी हो रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग भी हो रहा है, एग्रीकल्चर भी हो रहा है। तो उससे क्या हुआ, जो बी प्रोड्यूस हुआ, वो बी क्या करेगा, मतलब जो बी फार्मिंग, जो बी कीपिंग हो रहा है, उससे क्या होगा कि जो हनी बी हैं, वो हेल्प कर देंगे पॉलिनेशन में। इसके अलावा जो हनी बी हैं, वो जो है पॉलिनेशन में हेल्प कर देंगे, साथ में जो है उनके होने से जो मेल और फीमेल प्लांट है उसमें अच्छे से पॉलिनेशन होगा। उसके अलावा जो उसमें पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है, तो पोल्ट्री फार्मिंग से जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा, उसको जो है एज़ मैन्योर यूज़ के लिए जाएगा खेतों में, ठीक है? तो इस तरह से मतलब ये इंटीग्रेटेड होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? स्मोक और फॉग। स्मोक प्लस फॉग इज़ कॉल्ड स्मॉग। ठीक है। स्मोक मतलब क्या होता है? धुआँ, फॉग मतलब क्या होता है? कोहरा, दोनों को मिला के क्या बनता है? स्मोक। ये जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, नेक्रोसिस करता है प्लांट्स में, ह्यूमन में अस्थमा प्रोड्यूस करता है। कंट्रोल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कैसे सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? रिकवरी एंड रिसाइक्लिंग करके, है ना? रिकवरी करेंगे, रिसाइकिल कर दोबारा यूज़ करेंगे, सोर्स रिड्यूस करेंगे, जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उसको कम किया जाए, ठीक है? बर्निंग कर सकते हैं, जो भी मतलब उस तरह से पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करे उसको बर्न कर सकते हैं, ठीक है? उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, उसको डैम्प कर सकते हैं, ज़मीन में गाड़ सकते हैं। जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस है, मान लो कि जो मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो ये सब से क्या होता है? रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो इसको फिर हम क्या करेंगे? इसको ज़मीन के अंदर 500 मीटर अंदर गड्ढा करके इसको डैम्प करना पड़ता है, ठीक है? जो इससे इफेक्ट ऑफ रेडिएशन जो होगा पॉल्यूशन या रेडिएशन पॉल्यूशन का जो इफेक्ट होगा ह्यूमन पे, इसमें क्या होगा, इसमें जो है अल्ट्रावायलेट के आने से कैंसर प्रोड्यूस होगा, स्किन कैंसर होगा, कैटरेक्ट होगा, तो ये सब जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द इफेक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। देखो, नॉइज में एक क्वेश्चन आता है कि नॉइज को किसमें मेजर करते हैं? अभी बताए थे कि ओजोन थिकनेस को मेजर करते हैं किसमें? डॉप्सन यूनिट में। वैसे ही नॉइज को मेजर करते हैं किसमें? डेसिबल में। किसमें करते हैं? डेसिबल। तो नॉइज़ मतलब क्या हुआ कि जब जो साउंड है ना? वो क्या हो, अनडिज़ायरेबल हो, मतलब अच्छा नहीं लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, और वो मतलब एक लिमिट से ज़्यादा हो, यानी 20 से 30 डेसिबल नॉर्मल एक इंसान सुनता है। इससे अगर ज़्यादा है, खासकर से 80 डेसिबल से ज़्यादा है अगर, तो वो जो है सुनने में फिर वो नॉइज़ का रूप ले लेता है, उसको नॉइज़ बोलते हैं, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसको बोलेंगे नॉइज़, ठीक है? नॉइज़ ऑफ 150 डेसिबल प्रोड्यूस होता है जेट प्लेन से। ठीक है। नॉइज़ से क्या होता है? इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, स्लीपलेसनेस होता है, इसको इंसोम्निया भी बोलते हैं। इससे इंसोम्निया हो जाता है, मतलब इससे जो है नींद नहीं आता है। कंट्रोल कैसे करेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन का? तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो पर्सनली जो है इसको मेजर करे, या फिर जो है ग्रीन मफलर एक होता है, इसमें जहाँ ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है और बड़े-बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन मफलर। तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं कि एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं एक्स्ट्रा साउंड को, और उससे भी जो है नॉइज़ पॉल्यूशन रुकता है। इसलिए होता है कि जहाँ भी इंडस्ट्री वगैरह है, उसके आस-पास बहुत सारा ग्रीनरी होना चाहिए, मतलब हरियाली होना चाहिए। जैसे कि क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन रुकेगा, पॉल्यूशन रुकेगा, जो नेचुरल जो ज़्यादा हानिकारक गैस निकलेगा, उसको प्लांट अपने ऊपर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है? देखो लिया ना, ग्रीन मफलर या ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन किया जाता है रो में प्लांट का, ताकि वो रुके। इसको मेज़र करते हैं किसमें? डेसिबल में। 25 से 30 डेसिबल साउंड जो है नॉर्मल होता है। और नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल इरोजन। वैसे देखो, बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है। बहुत सी थ्योरेटिकल चैप्टर है ये सब। आ जाए नेक्स्ट टॉपिक।
चलो नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है अब सॉइल इरोजन। तो क्या होता है, अगर देखो सॉइल में ऊपर जब प्लांट्स होते हैं मिट्टी में ग्राउंड पे, तो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं। अगर वेजिटेशन हम हटा देते हैं, अगर डिफोरेस्टेशन कर देते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है कि फिर जो अपर लेयर है सॉइल का, वो आराम से जो है आसानी से हवा के द्वारा उड़ के जा सकता है। उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल इरोजन मतलब क्या हुआ कि सॉइल के जो अपर लेयर है उसका हट जाना। सॉइल का जो अपर लेयर होता है वही अधिक फर्टाइल होता है, और वही जो होता है मतलब सबसे मेन पार्ट जो है सॉइल में वही अपर पार्ट है। और अगर वेजिटेशन हटा दिया गया, अगर डिफोरेस्टेशन कर दिया गया, पेड़ों को काट दिया गया, तो वो सॉइल बाइंड होकर नहीं रह पाता है, सॉइल हट जाता है। दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल विदाउट वेजिटेशन कवर इज कोरोडेड इज कोरोडेड बाय बोथ विंड एंड वाटर, है ना। अगर सॉइल के ऊपर वेजिटेशन कवर नहीं है तो आसानी से वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। तो कॉमन कॉज आर डिफोरेस्टेशन। मेन कॉज क्या है, डिफोरेस्टेशन। जंगलों को काट देंगे तो उससे हट जाएगा, है ना। ओवर ग्रेजिंग, मतलब अधिक से अधिक अगर पेड़ पौधे को अगर जो भी जंतु है आकर चर जाएंगे तो उससे ओवर कल्टीवेशन करने से, है ना। तो ये सब करने से जो है सॉइल इरोज होता है, सॉइल के ऊपर जो परत है, जो टॉप लेयर है वो हट जाता है। वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, पानी जमा हो जाना। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क सही है ना। तो वाटर लॉगिंग क्या होता है, वाटर का जमा हो जाना कहलाता है वाटर लॉगिंग। और सॉइल सैलिनिटी क्या है, तो अगर वाटर लॉगिंग होता है मतलब कि अगर वाटर जमा होता है तो वाटर के जमा होने से, वाटर जमा होता है तो वाटर के जमा होने से फिर सॉइल में क्या होता है, सॉइल में जो होता है मिनरल फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है। उस सॉल्ट से क्या होता है कि जो प्लांट की जो रूट्स हैं उनके सेल्स पर वो बुरा असर डालता है। तो उसको बोलते हैं सॉइल सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग मीन्स वाटर का जमा होना। मान लो इरिगेशन किया गया खेतों में, लेकिन अगर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं, मतलब पानी निकल नहीं पा रहा है, तो उससे क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, पानी जमा हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि जो भी मिनरल्स जमा है वो पानी से रिएक्ट करके फिर से सॉल्ट फॉर्म करेंगे, और सॉल्ट क्या करेंगे कि जो प्लांट के रूट्स हैं उनके सेल्स को मारना शुरू करेंगे। तो वाटर लॉगिंग मीन्स पानी जमा होना, सॉइल सैलिनिटी मीन्स सॉइल में सॉल्ट का फॉर्मेशन होना। नेक्स्ट आ गया लास्ट टॉपिक, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है, जंगलों को काटना। जंगल को काटेंगे, दिस इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। जंगल को लगाएंगे, कॉल्ड रिफोरेस्टेशन। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मतलब कि पॉइंट है जो याद रखना चाहिए। एक तो ये है कि अ, जो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि जंगलों को काटते हैं और उसको जलाकर और फिर उसी के राख से जो है वहां पर फिर से खेती किया जाता है, फिर से उस जगह को छोड़कर नया जगह पर चल जाया जाता है। इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। मतलब एक जगह काटना, फिर दूसरी जगह जाकर जंगलों को काटना और वहां पर खेती करना। एक आता है, इसको बोलते हैं चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कब हुआ था, याद रखना है 1974 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा नाम के एक शख्स है, उन्हीं की लीडरशिप में जो है चिपको मूवमेंट हुआ था। और उस मूवमेंट में क्या हुआ था कि लोगों ने जंगल को काटने से बचाया था। और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ या डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट। ऐसा एक मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लगभग जो है लैंड पर 33% 67% जगह जो है फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है 33% भी कवर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट को लगाना इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट। अभी बताएं कब हुआ था, 1974 में हुआ था। किसके लीडरशिप में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, मूवमेंट इनिशियली मींट फॉर प्रोटेक्शन ट्री। ठीक है, ये सब याद पढ़ लेना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, अमृता देवी बिश्नोई, ये बहुत ही एक फेमस कहानी है। 1732 में क्या हुआ था कि जयपुर के एक सम्राट थे, किंग थे, उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया जाकर जो लकड़ी काट के लाओ जंगल से, हमको अपने लिए पैलेस बनवाना है। जब वो गए तो वहाँ बिश्नोई कम्युनिटी के, बिश्नोई जो होता है ट्राइबल कम्युनिटी होता है, आदिवासी लोग होते हैं, तो इनकी एक महिला थी अमृता देवी, इन्होंने उनको जंगल काटने से बचाया, और बदले में क्या हुआ, इनका भी जान चला गया। तो इन्हीं के सम्मान में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है एक
अवार्ड देता है, इसको बोलते हैं अमिता देव बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। उनको दिया जाता है जो कि जंगलों में रहते हैं, जंगलों को बचाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, खत्म हो गया चैप्टर। अब पढ़ा जाएगा इकोसिस्टम। खत्म हो गया। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। देखो रटना नहीं है, बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि सर इतना रटना पड़ेगा, इतना याद करना पड़ेगा। देखो रटना नहीं है, याद नहीं करना है, इसको समझना है खाली। समझ के अपने लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करना है, समझना है और इसको क्या करना है, अपने लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करना है। ठीक है, क्लियर है? पढ़ा जाए आगे, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम भी जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इशू, यही दोनों जो है सबसे बड़ा चैप्टर है। मतलब ये जो इकोलॉजी टॉपिक है, इसमें सबसे बड़ा चैप्टर जो है इकोसिस्टम आ जाता है, और तुमको कौन आ जाता है, और आ जाता है इकोलॉजी, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इशू। देखो इकोसिस्टम, पहले बात देखो इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम नेचर का एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पर कि ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम इज अ component of you can say biome in which organism interact with themselves and also with their environment। इकोसिस्टम टर्म जो है ये देने का काम किया था टेंसले ने, एक साइंटिस्ट थे, नाम था टेंसले। ही हैज कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, of or community of living being and its physical environment both interacting and exchange material between them। the term ecosystem was coined by Tinsley in 1935। तो वो ऐसा कंपोनेंट हमारे बायोम का, बायोस्फीयर का, जहां ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो जो हमारा इकोसिस्टम है उसके दो तरह के कंपोनेंट है। एक हो गया बायोटिक, एक होगा बायोटिक कंपोनेंट, और एक होगा एबायोटिक कंपोनेंट। एक कौन होगा बायोटिक कंपोनेंट और एक कौन होगा एबायोटिक कंपोनेंट। अब देखो बायोटिक कंपोनेंट में तो सारे लिविंग बीइंग आ गए। जो एबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आ गया तुमको? प्रोड्यूसर आ गया, कंज्यूमर आ गया, डिकम्पोजर आ गया, ये सब आ गया किसमें? बायोटिक कंपोनेंट में। और एबायोटिक में कौन कौन आ गया? एबायोटिक में तुमको आ जाएगा जो टेम्परेचर है, सॉइल है, लाइट है, वाटर है, दीज आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में कौन कौन आ जाएगा? एबायोटिक में आ जाएगा वाटर, temperature, water, temperature, soil and water, temperature, soil and light। तो ये हो जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, वन इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट, अनदर वन इज कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में कौन हो गया? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? ग्रीन प्लांट्स को, which can perform photosynthesis and can synthesize their own food। Similarly consumers which depends on
प्रोड्यूसर। जैसे कि जो डियर है, हिरन, वो भी क्या हुआ, एक कंज्यूमर है। जो शेर है, लायन, वो भी क्या हुआ, एक कंज्यूमर है। ह्यूमन बींग भी क्या हुआ, कंज्यूमर हुआ। जो प्लांट्स हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर, बाकी सबको बोलते हैं कंज्यूमर। डिकम्पोजर मतलब कौन हुआ, जो इन दोनों को डिकम्पोज करवाता है, इन दोनों को तोड़ देता है, दोनों को इस कंपोनेंट में तोड़ने का काम करता है, डिकम्पोज करने का, सड़ाने गिलाने का काम करता है, उनको बोलते हैं डिकम्पोजर। सही, अच्छा लिखा हुआ था इधर देखो। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन है, टेम्परेचर है, लाइट है, विंड है, वाटर है, ह्यूमिडिटी है, सॉइल है, मिनरल एलिमेंट है। दीज आर ए बायोटिक कंपोनेंट। ये क्या है, दीज आर ए बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो अब आ गया कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है, दे आर एनिमल विच फीड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म और देयर पार्ट्स। देयर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब क्या हुआ, जो किसी अन्य प्लांट या एनिमल से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। अब देखो इसमें आ गया प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि सीधे प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कि मान लो डियर हो, जो भी हार्बीवोरस है, वो हो जाएंगे क्या, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, एग्जांपल में कौन हो गया, गोट हो गया, डियर हो गया, हार्बीवोरस, जो सीधे प्लांट से अपना जो है न्यूट्रिशन ले रहे हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आ गया, बर्ड हो गया, लिजार्ड हो गया, है ना, जैकल हो गया, सियार। तो ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, जो कि हार्बीवोरस को खाते हैं। जो इनको भी खाते हैं उनको क्या बोल देंगे, टर्शियरी कंज्यूमर। लायन हो गया, टाइगर हो गया, दे आर कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर। टॉप, इनको टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं, या टॉप कार्निवोरस। ये सब कौन हो गया, हार्बीवोरस हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर। ये हो गए प्राइमरी कार्निवोरस, और ये हो गए टॉप कार्निवोरस। क्लियर। नेक्स्ट देखो, प्रोड्यूसर कौन है, तो दे आर फोटोसिंथेटिक, वैसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में कौन आएंगे, ग्रीन प्लांट आ जाएंगे। डिकम्पोजर कौन हो गया, डिकम्पोजर में आ गए जो कि दूसरे एनिमल या प्लांट को डिकम्पोज करेंगे, उसको सड़ाने गलाने का काम करेंगे, दे आर सेप्रोट्रॉप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन डिकेइंग मैटर, जो सड़े गले चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। तो डिकम्पोजर कौन होते हैं, सेप्रोट्रॉप होते हैं। फूड चैन, फूड चैन क्या होता है, नेक्स्ट है फूड चैन। फूड चैन, जल्दी जल्दी, कितना जल्दी करे बताओ, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 सब करवा रहे हैं बताओ, और कितने जल्दी चाहते हो। फूड चैन, फूड चैन क्या होता है, देखो फूड चैन क्या होता है, जो एनिमल का एक चैन है, एनिमल का और प्लांट का एक चैन, जिसमें कि हर एक पीछे वाला एनिमल जो है आगे वाला का न्यूट्रिशन होता है, उससे वो अपना एनर्जी ऑब्टेन करता है, उसको क्या बोलते हैं, फूड चैन बोलते हैं। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम थ्रू विच द फूड एंड इट्स कंटेंट एनर्जी passes with each member becoming the food of another member of the sequence. Food chain are of two types, थ्री टाइप्स, पैरासाइटिक, डेट्राइटस फूड चैन, ग्रेजिंग फूड चैन। देखो मेनली 2 टाइप के फूड चैन होते हैं। मेन रूप से देखा जाए तो फूड चैन 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं डेट्राइटस फूड चैन, एक को बोलते हैं डेट्राइटस फूड चैन, और एक को बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चैन। एक को क्या बोलते हैं, डेट्राइटस फूड चैन, और एक को क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चैन। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं, डेट्राइटस फूड चैन, और एक को क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चैन। फूड चैन क्या होता है समझ गया, द सीक्वेंस ऑफ एनिमल इन विच आगे वाला एनिमल फीड्स ऑन पीछे वाला एनिमल, है ना, और आगे वाला एनिमल दूसरे एनिमल पे फीड करता है। फूड चेन 2 टाइप का है, डेट्राइटस फूड चैन, शॉर्ट में बोलते हैं डीएफसी। ग्रेजिंग फूड चैन, शॉर्ट में बोलते हैं जीएफसी। डेट्राइटस फूड चैन क्या होता है, देखो डेट्राइटस पर समझो कि टर्म डेट्राइटस मींस फॉर, डेट्राइटस का मतलब क्या होता है, डेट्राइटस का मतलब होता है नॉन लिविंग मैटर। जो भी ऐसा मैटर है, ऐसे बोल सकते हैं डेड लिविंग मैटर, जो भी ऐसे लिविंग मैटर जो मर गया है, जैसे कि मान लो कि एक लीफ है, तो लीफ पहले क्या था, लिविंग था, और लीफ मान लो जमीन पे पड़ा हुआ है, सूख गया है, डेड हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेट्राइटस। केवल ये लीफ पे लागू नहीं होता, कोई भी लिविंग मैटर जो अब डेड हो चुका है, डेट इज कॉल्ड डेट्राइटस। मान लो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग मर गया, जमीन पे पड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, डेट्राइटस बोलेंगे। तो जो फूड चैन नॉन लिविंग मैटर से स्टार्ट होता है, नॉन लिविंग से ही स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं डीएफसी, डेट्राइटस फूड चैन। और जो फूड चैन लिविंग मैटर से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चैन। 2 तरह के फूड चैन पढ़े, डेट्राइटस फूड चैन, और एक कौन होता है, लिविंग।
देखो फूड चेन इसके अलावा जो है तुमको लैंड पे होता है अलग अलग, और वाटर में होता है। लैंड पे कौन कौन होता है? ग्रास, ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ऑपर। इसको कौन खाता है? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक, स्नेक को कौन खाता है? फाल्कन। दिस इज फूड चेन ऑन लैंड। उसे ही पानी में चल जाओ, पॉन्ड में, तो फाइटोप्लैंक्टन कौन खाता है? जू प्लैंक्टन, स्मॉल क्रस्टेशियंस, प्रीडेटर इंसेक्ट, स्मॉल फिश, लार्जर फिश, उसको कौन खाता है? क्रोकोडाइल। तो इस तरह से ये क्या हुआ? फूड चैन हो गया पॉन्ड का और लैंड का, याद रखना है। मतलब ये कह सकते हैं फूड चैन ऑन लैंड, मतलब टेरेस्टेरियल फूड चैन। ये कौन हो गया? ये हो गया टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल फूड चैन। और ये फूड चैन इन वाटर, इसको क्या बोल देंगे? एक्वेटिक फूड चैन। इसको क्या बोल देंगे? एक्वेटिक फूड चैन बोल देंगे। फूड वेव क्या है? देखो फूड चैन जो होता है ना, इतना स्ट्रेट नहीं होता है, फूड चैन आपस में जुड़ा होता है। जब फूड चैन आपस में जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं फूड वेव। जब फूड चैन आपस में इंटरकनेक्टेड होता है इसको क्या बोलते हैं? फूड वेव बोलते हैं। व्हेन फूड चैन इज इंटरकनेक्टेड दिस इज कॉल्ड फूड वेव। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? जो भी फूड चैन होता है उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो पोजीशन होता है उसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। किसी भी फूड चैन में किसी एनिमल का जो पोजीशन होता है दैट पोजीशन इज कॉल्ड फूड वेव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फूड चैन जब आपस में जुड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको फूड वेव बोलते हैं। अब बात है कि ट्रॉपिक लेवल क्या है, तो हम बोले कि हर एक फूड चैन में, जैसे मान लो कि ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? गोट। और गोट को कौन खाता है बताओ? लायन। ये फूड चैन हुआ। तो ग्रास को बोल देंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ग्रास को क्या बोल देंगे? ग्रास को बोल देंगे फर्स्ट, ग्रास को बोल देंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। उसे ही गोट को बोल देंगे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। गोट को बोल देंगे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। लायन को बोल देंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल। लायन को क्या बोल देंगे? थर्ड ट्रॉपिक लेवल बोल देंगे। ठीक है, तो किसी भी एनिमल का जो पोजीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? फूड चैन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। अच्छी बात बताओ, फूड चैन क्या किसी भी एनिमल का फिक्स है? आंसर इज फूड, सॉरी, ट्रॉपिक लेवल के किसी भी एनिमल का फिक्स है? आंसर इज नॉट फिक्स है। फिक्स नहीं है। क्यों नहीं फिक्स है? जैसे मान लो कोई अगर बर्ड है, अगर वो बर्ड मान लो किसी सीड को खा रही है, तो वो बर्ड किस टॉपिक लेवल पर आएगी? तो वो सीड आएगा फर्स्ट टॉपिक लेवल पे। सीड प्लांट है ना, तो वो आ गया फर्स्ट टॉपिक लेवल। और इंसेक्ट किस पे आएगा? सेकंड पे। मतलब जो भी वो बर्ड किस पे आएगी? सेकंड पे आएगी। लेकिन वही बर्ड किसी अगर इंसेक्ट को खा रही है तो वो किस पे आएगी? थर्ड पे। क्योंकि अब वो इंसेक्ट को खा रही है, इंसेक्ट खा रहा होगा किसको? प्लांट को। तो प्लांट आ गया फर्स्ट पे, इंसेक्ट आ गया सेकंड पे, बर्ड आ गया थर्ड पे। मतलब कि ट्रॉपिक लेवल फॉर एनिमल इज नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या होता है? देखो पिरामिड समझते हैं ना क्या होता है? पिरामिड क्या होता है समझते? पिरामिड एक शेप होता है इसमें कि नीचे में ब्रॉडर होता है और ऊपर में क्या होता है? ऐसे नीचे में ऐसे ब्रॉडर और ऊपर में नैरोवर होते जाएगा, इसको बोलेंगे पिरामिड। अब देखो तीन तरह का पिरामिड बनता है, याद रखना। तीन तरह के, थ्री टाइप्स के पिरामिड होते हैं, आपको इसको याद रखना है। तीन तरह के पिरामिड कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है, तीन तरह के पिरामिड कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर, एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, और एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो तीन तरह के पिरामिड होते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं किसी फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट में क्या होता है? फॉरेस्ट में मान लो कि तुमको ट्री है, प्लांट है, प्लांट को कौन खा रहा होगा? प्लांट को खा रहे होंगे जो भी हार्बीवोरस, हार्बीवोरस। और इनको कौन खा रहे होंगे? कॉर्निवोरस। एकदम सिंपल लिख दिए, प्लांट, हार्बीवोरस, कॉर्निवोरस। अब बताओ अगर इसके हम नंबर का पिरामिड बनाए तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन है नंबर में? प्लांट है। तो प्लांट नीचे में है, देखो बड़ा, इसका बड़ा सा बेस होगा। हार्बीवोरस क्या होंगे? इससे कम होंगे, तो हार्बीवोरस का जो शेप होगा इससे छोटा होगा। कार्निवोरस क्या है? इससे भी छोटे होंगे, तो ये उससे भी कम हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे पिरामिड ऑफ नंबर। अगर हम बात करते हैं बायोमास की, तीनों में पता किसका वेट ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? प्लांट का वेट सबसे ज्यादा है। उससे कम वेट किसका है? हार्बीवोरस का। सबसे कम वेट किसका है? कार्निवोरस का। तो इसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ
बायोमास। पिरामिड ऑफ नंबर, देखो 3 पिरामिड होता है, याद रखना है। 3 पिरामिड कौन कौन सा होता है? 3 पिरामिड, 3 टाइप के पिरामिड होता है, याद रखना है, आता है एग्जाम में कि पिरामिड कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन पिरामिड होते हैं। तो याद रखना है पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक होता है पिरामिड नंबर का, अमाउंट बायोमास का, और किसका होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी का। तो 3 तरह का होता है। नंबर का पिरामिड होता है ना, नंबर का होता है, नंबर का होता है, और बायोमास का होता है, और एनर्जी का होता है। क्लियर? तो देखो पिरामिड ऑफ नंबर, तो नंबर में क्या होगा? नंबर में वही नीचे में नंबर ज्यादा होगा, ऊपर में कम, उसके ऊपर में कम। पिरामिड ऑफ नंबर। अच्छा मान लो यहीं अगर हम बात करते हैं, एक ट्री है, ट्री के ऊपर क्या होते हैं? ढेर सारा जो है इंसेक्ट होता है। तो उसका अगर हम बनाएंगे पिरामिड, तो नंबर का, तो ट्री क्या है? ट्री तो एक है, उसके ऊपर जो इंसेक्ट है या बर्ड है वो ढेर सारे। तो यहाँ देखो ये इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे इरेक्ट पिरामिड, अपराइट पिरामिड, सीधा। और ये कैसा है? ये इन्वर्टेड पिरामिड। मतलब कि नंबर की पिरामिड में भी इरेक्ट और में भी इन्वर्टेड, दोनों हो सकता है। ठीक है। वैसे ही बायोमास, तो बायोमास भी वही चीज है कि सबसे ज्यादा होंगे बायोमास में ट्री, उसके बाद होंगे हार्बीवोरस, उससे कम होंगे कार्निवोरस। और ये अगर हम बात करते हैं जू प्लांटन फाइटोप्लांक्टन, जो कि नदी में होता है, तो फाइटोप्लांक्टन कम होता है बायोमास में, जू प्लांटन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उल्टा हुआ है। याद रखना है पिरामिड ऑफ नंबर and pyramid of biomass may be erect or inverted, but pyramid of energy is always and always upright, always and always erect। आता है ऑब्जेक्टिव में, which pyramid can never be inverted। कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड नहीं हो सकता है? तो क्या बोलोगे कि कभी भी एनर्जी का पिरामिड इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। अगर हम बात करते हैं नंबर का, या फिर हम बात करते हैं बायोमास का, तो ये उल्टा हो सकता है। याद रखना है इस बात को। ठीक है। नेक्स्ट है 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखो हर एक टॉपिक लेवल से अगले टॉपिक लेवल में 10% एनर्जी ही जाता है, बाकी लॉस हो जाता है। जैसे मान लो कि ये प्लांट था, प्लांट को कौन खाया था? गोट। गोट का कौन खाया था? लायन। मान लो इसके पास अगर 10,000 जूल एनर्जी है, तो इसमें से 10% जाएगा इसमें, मतलब कितना जाएगा? 1000। इसमें से 10% जाएगा इसमें, मतलब कितना जाएगा? 100 जूल। तो मतलब टॉपिक लेवल में एक से दूसरे टॉपिक लेवल में केवल 10% एनर्जी का क्या होता है? फ्लो होता है। और इसको 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो कहते हैं। दिया था किसने? लिंडमान ने दिया था 1942 में। दो तरह के इकोसिस्टम हो सकता है, मैन मेड इकोसिस्टम हो सकता है, या एक नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है। ऐसे जो एक्वेरियम होता है, देखे होगे कि एक्वेरियम होता है, नदी मतलब पानी होता है, उसमें मछली तैर रही होती है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? मैन मेड इकोसिस्टम का। या फिर मान लो कि तुमको जो है एग्रीकल्चरल फील्ड हो गया, खेत वगैरह, तो वो सब क्या हो गया? मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। अब वही मान लो कि फॉरेस्ट है, पॉन्ड है ना, ओशियन है, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया नेचुरल इको सिस्टम। ठीक है। तो मैन मेड इकोसिस्टम हो सकता है, और एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है। ठीक है। देखो नेक्स्ट बात आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? देखो टॉपिक आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? देखो जो भी तो अगर देखा जाए तो अर्थ पे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स, एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स इस अर्थ पे वो क्या है? सन है। ठीक है। एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स जो है अर्थ पे वो क्या है? सन है। ठीक है। अब सन से जो है सनलाइट आता है, उस सनलाइट को यूज करके जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? द प्रोडक्शन ऑफ biomass by green plants through photosynthesis per unit area per unit time। पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में जितना बायोमास प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्युमुलेशन इन ग्रीन प्लांट एज बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज ऑफ टू सब टाइप्स। एक हो जाएगा जीपीपी, एक हो जाएगा एनपीपी। क्या होगा? जीपीपी मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एनपीपी मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो जितना टोटल प्रोड्यूस किया गया प्लांट के द्वारा,
उसको बोलते हैं जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से कुछ लॉस हो जाता है एज रिस्पायरेशन, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस आर, याद रखना है इस बात को। एनपीपी बराबर क्या होता है, जीपीपी माइनस आर होता है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि जितना टोटल प्रोडक्टिविटी किया गया ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, उसको बोलते हैं एनपीपी, उसको बोलते हैं सॉरी जीपीपी। और आफ्टर लॉस ऑफ रिस्पायरेशन जो बच जाता है उसको बोलते हैं एनपीपी। नेक्स्ट आ गया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी क्या समझ गया, जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मान लो प्लांट्स को हार्बीवोरस खाएगा, तो उसके बॉडी में जितना बायोमास प्रोड्यूस होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में, उसको बोल देंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बोल देंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे हार्बीवोरस उनको बोल देंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आ गया न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो क्या होता है, बस एक ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में क्या हो जाता है, केवल ट्रांसफर होते रहता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, प्लांट्स को सबसे अधिक आवश्यकता होती है किस एलिमेंट का, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कुछ बैक्टीरिया अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इस अमोनिया को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में, और यहाँ से कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में। चूंकि प्लांट सीधे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होता है, थोड़ा प्लांट के लिए पॉसिबल नहीं है। अमोनिया को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया जो होता है पॉइजनस होता है। अब ये नाइट्रेट बन जाता है, इसको प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो प्लांट्स ये आ जाता है किसमें, एनिमल में। एनिमल मर जाता है तो क्या बन जाता है, डेट्राइटस। बोलते ना भी, प्लांट या एनिमल जब मर जाते हैं, प्लांट या एनिमल जब मर जाते हैं तो क्या बन जाता है, डेट्राइटस बन जाता है। प्लांट या एनिमल जब मर जाते हैं तो क्या बन जाता है, डेट्राइटस। तो इस तरह से जो ये न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, वो देखो तो केमिकल्स में, प्लांट में, एनिमल्स में, सब जगह क्या हो रहा है, घूम रहा है, साइकिलिंग हो रहा है इसका। इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग। द एक्सचेंज या सर्कुलेशन ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। इस बात क्या है, कार्बन साइकिल का, कार्बन साइकिल में देखा जाए तो कार्बन सबसे अधिक होता है ओशियन में, वहां से हम है ना, हम लोग से भी निकलता है, प्लांट उसको जो है फिक्सेशन करते हैं, प्लांट उसको ग्लूकोज में सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं। ये सब पढ़ लेना एक बार, ठीक है। फास्फोरस साइकिल वैसे नहीं है, फास्फोरस साइकिल फिगर दिया, नहीं दिया। फास्फोरस साइकिल देखो, फास्फोरस साइकिल हम बनाए थे यहाँ पे। फास्फोरस साइकिल देखो, तो यहाँ बनाया ना, ये वाला बनाया है, जैसे याद रखना है जो बनाए थे अभी, ये नाइट्रोजन साइकिल, इसको क्या बोलते हैं, ओहो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। वैसे ही फास्फोरस साइकिल भी होता है, फास्फोरस फास्फोरस साइकिल। देखो फास्फोरस साइकिल में क्या होता है कि फास्फोरस का एकमात्र सोर्स जो है वो क्या है, वो है रॉक्स। फास्फोरस का एकमात्र सोर्स जो है वो क्या है, रॉक्स। रॉक से विजनिंग के द्वारा फास्फोरस जो आता है वो कहाँ आता है, सॉइल में। सॉइल से एब्जॉर्ब करके इसको कौन ले जाते हैं, प्लांट्स। प्लांट से इस किसको मिलता है, एनिमल को। एनिमल मर जाता है तो क्या बन जाता है, डेट्राइटस। और प्लांट मर जाता है तो क्या बन जाता है, डेट्राइटस। यहाँ से फिर जाता है कहाँ पे, सॉइल में। दिस इज कॉल्ड फास्फोरस साइकिल, रन ऑफ हो जाता है, इज कॉल्ड फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस, तो फास्फोरस साइकिल में क्या हुआ, देखो रॉक से सॉइल में गया, सॉइल से प्लांट में गया, प्लांट से एनिमल में गया, एनिमल मर के डेट्राइटस, प्लांट भी मर के डेट्राइटस, डेट्राइटस फिर सॉइल में आ गया, इसको बोलेंगे फास्फोरस साइकिल। देखो न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है, जहाँ पर टॉपिक था न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल देखो 2 टाइप का होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल होता है 2 टाइप का, एक को बोलते हैं गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल,
और एक को बोलते हैं सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। एक को बोलते हैं गैसियस, एक को बोलते हैं सेडिमेंट्री। गैसियस का मतलब क्या हो गया, जिसका मेन सोर्स गैस है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इनका मेन सोर्स क्या है, गैस, तो उसको बोल देंगे गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल। एग्जाम्पल में कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब। सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, कार्बन हो गया, है ना। सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल कौन हो गया, सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल हो गया जिसका मेन सोर्स जो है वो क्या है, सॉइल है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब क्या हो गया, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया। तो याद रखना है सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्री का मतलब होता है जिसका मेन सोर्स जो है वो सॉइल है, और इसका मतलब क्या होता है, जिसका मेन सोर्स जो है वो गैस है, उसको बोलते हैं गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, ठीक है, बना दिए हैं ये वाला। नेक्स्ट है पॉन्ड, राइट अबाउट पॉन्ड इकोसिस्टम। पढ़ लेना इसको, पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड है, पॉन्ड में बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं, तालाब बनता है उसके लिए। एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है वो है। बायोटिक कंपोनेंट में उसमें फ्लैजलेटेड जूस्पोर वगैरह होते हैं, उनके बारे में। चलो खत्म हो गया चैप्टर भी, इकोसिस्टम भी खत्म हो गया। समझ में आया कुछ, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं बताओ, समझ में आया। तो ऐसे ही जो है आज पढ़ा गया 2 चैप्टर, ऐसे ही जो है इसको 1 बाय 1 करके, है ना, बस रेगुलर रहा करो, और इसको जो है खत्म किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अब देखते हैं, कल होगा ये, फिर परसों होगा, और क्योंकि कल संडे संडे भी है, कल अधिकांश लोग कल छुट्टी में रहता है। देखते हैं, अगर हो सकता है तो कल ही क्लास रखते हैं, नहीं तो परसों क्लास होगा। और देखो ये सब जो चैप्टर है, जैसे इकोलॉजी है, ऑर्गेनिजम पॉपुलेशन है, ये सब जो है 2-2 चैप्टर भी एक दिन में निकल जा रहा है। जैसे कि मान लो कि जब जेनेटिक्स आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा, तो ये सब जो है एक क्लास में चैप्टर कर देंगे। ठीक है, खत्म किया जाए। ठीक है, खत्म करते हैं, पढ़ाई करो अच्छे से, एग्जाम की तैयारी करो। ओके।